वकालत का सबसे पहला फंडा है कि आपको लिमिटेशन एक्ट जरूर पढ़ना है। आपको कोर्ट फीस अधिनियम जरूर पढ़ना है। जब तक आपने लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ा ना, जब तक आपको पता नहीं है कि हमें किस आदेश के खिलाफ में कितने दिनों के अंदर जाना है ऊपरी अदालत में, और किस तरीके से हमें मूव करना है, किसकी क्या समय सीमा है, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, कितनी टिकट लगेगी, अगर ये चीज़ें अगर हमें नहीं आती हैं तो फिर बेकार है। वकालत का सीधा साफ इंटेंशन है कि मैं पुरुषों को बचाने के लिए ही वकालत में आया हूँ। और मैंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सबका दर्द समझता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हूँ कि अपना घर चलाना मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जिस दिन मेरे चैनल पर यूट्यूब से इनकम आने लगी आप लोगों के सहयोग से, उस दिन मैं वादा करता हूँ मैं फ्री काम करूँगा सबके लिए। आज मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ और आप लोगों का जो सहयोग है ना वो चाहता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। 2 सेकंड लगेगा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। नमस्ते भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाए जो कि पति की जो लाइफ है ना उसके संबंध में। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में फर्जी मुकदमे की पेशबंदी लगा दी। वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे 125 सीआरपीसी का केस हो, चाहे 498 ए का केस हो। वो अपने केस में हमेशा ये लिखती है कि दान दहेज की मांग कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, और कह रहे थे कि हम अपने लड़के की दूसरी शादी कराएंगे या हम दूसरी शादी करेंगे। दूसरी शादी का जिक्र कर दिया जाता है और केस लगा दिया जाता है, प्रताड़ना दिखा दी जाती है। कोर्ट क्या करता है कि बिना देखे, बिना सच्चाई जाने उसके दावे पर, आपकी पत्नी के दावे पर आपको नोटिस जारी कर देती है। आप उसमें अपना जवाब लगाते हैं, आपके जवाब को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जवाब आप लोग लगाते हैं, मैंने इसके संबंध में एक वीडियो बनाया है कि जवाब किस तरीके से लगाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, उसमें एक तरफा कार्रवाई होती है बिना डीपीओ रिपोर्ट देखे, जबकि प्रोसीजर ये है कि जब तक डीपीओ रिपोर्ट नहीं देखेगा मजिस्ट्रेट तब तक वो सम्मन जारी नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सम्मन जारी कर दिए जाते हैं और डीपीओ रिपोर्ट बाद में आती है। यह कभी कभी होता है कि एक तरफ सम्मन जारी कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ डीपीओ रिपोर्ट मंगाई जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि आज नोटिस नहीं लेंगे तो वो परेशान होगी, कल नोटिस नहीं लेंगे तो परेशान होगी। हम लोग इस तरीके से उसका टाइम निकाल देते हैं। क्योंकि वकालत का सबसे पहला फंडा है कि आपको लिमिटेशन एक्ट जरूर पढ़ना है। आपको कोर्ट फीस अधिनियम जरूर पढ़ना है। जब तक आपने लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ा ना, जब तक आपको पता नहीं है कि हमें किस आदेश के खिलाफ में कितने दिनों के अंदर जाना है ऊपरी अदालत में, और किस तरीके से हमें मूव करना है, किसकी क्या समय सीमा है, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, कितनी टिकट लगेगी, अगर ये चीजें अगर हमें नहीं आती हैं तो फिर बेकार है। तो डीपीओ रिपोर्ट को देखकर ही मजिस्ट्रेट सम्मन कर सकता है। ये आपको अपनी फाइल में देखना पड़ेगा कि एक तरफ डीपीओ रिपोर्ट मंगाई गई है और दूसरी तरफ सम्मन के आदेश किए जा रहे हैं। कभी कभार मजिस्ट्रेट ये कर देते हैं कि डीपीओ के जरिए नोटिस भेजने का आदेश पारित करते हैं। बहुत सारी ऐसे टेक्निकल फॉल्ट होते हैं जिसको हम लोग पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक उस तरीके से होता है जैसे हम कोई मकान बना रहे हैं और उसमें हम कोई पिलर बनाते हैं तो उसकी नींव जो मजबूत, हम लोग कहते हैं कि नींव मजबूत होनी चाहिए। ये केस की एक नींव होती है और इसी नींव को हमें कमजोर करना होता है। केस लगा दिए जाते हैं, केसों का कुछ पता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी 125 का जो केस होता है ना, उसमें कोई भी आदेश जो होता है ना वो आजीवन होता है। उस आदेश को बढ़ाया घटाया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार में बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ऐसे ही डीवी का केस होता है। एक बार अगर आदेश आपके खिलाफ में हो गया ना तो ये आपके जीवन भर के लिए
आपके लिए मुसीबत खड़ी करके रहेगा। और आपके खिलाफ आदेश होने का मतलब है कि उसने जो तथ्य कहे हैं वो तथ्य पूरी तरीके से उसने प्रमाणित कर दिया है। अब ऐसे में क्या कि पतियों को क्या करना चाहिए? मैंने अपने YouTube चैनल पर हर विषय में छोटी से छोटी जो बारीकी चीज है ना वो आप लोगों को पता ही हुई है। जैसा कि मैं प्रैक्टिकल आधार पर इन सारी चीजों को मैं करता रहा हूं और अभी न्यायालय में लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूं। वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लोगों तक ये जानकारी इतनी शेयर करें कि किसी का बेटा जो है ना मरने पे मजबूर ना हो, किसी के माँ बाप जो है ना रोने पे मजबूर ना हो। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पति घर में अकेला है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसको ट्रैप करने के लिए फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। कोई सहारा नहीं है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, पड़े हुए हैं बेड पे, बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई पैरवी करने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में पति के खिलाफ में मुकदमे लग गए तो जहर सी बात डिस्टरबेंस होना लाजमी है। देखो आप लोग हमसे कहते हो कि हम व्यापार कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल व्यापार कर रहे हैं। हम लोगों के पास जो हम लोग एडवोकेट होते हैं ना, हम लोग कोई दूसरा धंधा नहीं कर सकते। आप लोगों से जो फीस मिलती है ना उसी से हम लोगों को घर जीवन चलाना पड़ता है। और मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं समाज सेवा के नाम पर हर किसी से फ्री में बात कर सकूं। समाज सेवा के नाम पर मैं हर किसी से मिल सकूं, मिलने का टाइम दे सकूं। मेरे घर पर जो भी कोई आता है ना हमसे मिलने के लिए, मैं उनको पूरा टाइम देता हूँ और उनको घर पे बुलाता हूँ, घर पे उनसे बैठ के, और कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने देता कि वो किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं मिलता उन्हीं लोगों से हूँ, उन्हीं लोगों को टाइम देता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर मेंबर हैं, जिन्होंने मेंबरशिप मेरे चैनल पे ली हुई है। उन्हीं लोगों को मैं टाइम देता हूँ स्पेशली इसलिए। अगर आप लोगों को अगर हमसे मिलना है तो आप लोग हमारे चैनल पर मेंबरशिप जरूर ले लें, ताकि कि आपकी पुख्ता पहचान हो सके कि आप जेन्युइन आदमी हैं या नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि जो पत्नी होती है ना वो जानकारियां लेने के लिए अपने यार दोस्तों से, अपने भाई बंधुओं से पति का पक्ष बनते हुए वो जानकारियां लेने की कोशिश करती है, उसी तरीके से आगे मूव करती है जो शातिर महिलाएं होती है। ऐसा ही एक केस आया था हमारे यहाँ आगरा से। एक लौता बेटा था, पिताजी एक्सपायर हो गए। पत्नी जो थी उसकी, उसने पहले मंदिर में शादी की। मंदिर में शादी करने के बाद वो बंदा आर्मी में था हमारे यहाँ। मंदिर में शादी की, मंदिर में शादी करने के बाद कुछ दिन उसके साथ में रही और उसने आके 376 आईपीसी के तहत में यानी रेप की एफआईआर दर्ज करा दी उसके खिलाफ। और उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि मेरे साथ शादी करो। उसने उस एफआईआर में अपने आप को बचाने के लिए उसने समझौता किया और शादी कर ली। शादी जैसे ही होती है उसके बाद में वो प्रताड़ित करने लगती है, उसके साथ में रहती है, परेशान कर देती है। कभी वो देवर के खिलाफ आरोप लगा रही है, कभी ससुर के खिलाफ आरोप लगा रही है। ससुराल में साथ में रहती है तो कभी नाखून से अपना हाथ खरोच लेती है, आरोप लगा देती है। पुलिस आती है मौके पर, लड़के के परिवार वालों को परेशान करती है। तो पत्नी की एफआईआर, लड़का काफी परेशान हो जाता है कि करे तो करे क्या। एक केस से निपटता है, दूसरे केस में वो फांस देती है। ऐसी स्थिति बन गई कि कोई रास्ता नहीं बच रहा था कि किस तरीके से इसको बचाया जाए। मेरे पास ये मामला आता है, वो आर्मी के भाई साहब जो है हमारे पास आते हैं। माँ, पिताजी तो उनके एक्सपायरी हो चुके थे,
माता जी रह गई थी, वो भी बिल्कुल जर्जर हालत में थी। घर में कोई ऐसा नहीं था क्योंकि वो ड्यूटी पे रहते थे। तो फिर उनसे मैंने कहा कि ठीक है, काफी डरे हुए थे उस टाइम पे। वो ये सोच रहे थे कि अगर यार मैंने दूसरी शादी कर ली या कुछ भी ऐसा कोई स्टेप ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे डिपार्टमेंट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप ना हो जाए। मेरे से मिले, मैंने उनको एक रास्ता बताया जो कॉमन था कि आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। घूमने दो उसको, लगाने दो मुकदमे। एक तरफ नौकरी करो, नौकरी पे ध्यान केंद्रित करो, दूसरी शादी करो आराम से। तलाक जो है, तलाक सिर्फ एक अनुमति है दूसरा विवाह करने के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि पत्नी को सीआरपीसी 125 में परिभाषित भी किया गया है। ये तलाक सिर्फ एक अनुमति है, एक परमिशन है। और कोई भी अदालत ऐसी नहीं है आपकी दूसरी शादी को तोड़ दे, क्योंकि पहली वाइफ जो है ना वो आपकी डिस्प्यूटेड है, उसके बीच में आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, कंपनसेट कर सकती है आपसे। तो लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ जो है ना बार बार नहीं मिलेगी। होता क्या है कि वो आते हैं, उनका पूरा तामझाम कराया जाता है, बारात चढ़ रही होती है, बैंड आता है, बैंड बजता है खूब, घोड़े पे चढ़े होते हैं। उसी पीरियड में वो आके थाने में बैठ जाती है उनकी पहली पत्नी। पुलिस आती है मौके पे, पुलिस उस शादी को रोक देती है। वो यही चाह रहे थे कि पुलिस मौके पे आए और उस शादी को रोके। और पुलिस ने क्या किया, उसकी एक रिपोर्ट बना के दे दी कि भैया मौके पे गए, शादी रुकवाई गई। उस रिपोर्ट की कॉपी आरटीआई से निकाली गई, रिपोर्ट मिली। भाई साहब से कहा कि आप ड्यूटी पे जाओ, आराम से रहो जाके, अगली बार आप आना, फिर देखते हैं। मामला ठंडा हो गया। पहली वाली जो पत्नी थी, जो केस लगाई हुई थी, वो बहुत खुश थी। मोहल्ले में जाके बता रही, देखो मैं गई वहां पे। इनको खुशियां बहुत होती है, जरा सा भी अगर पति को थोड़ा सा डैमेज हो जाए ना तो इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये पूरी एक रणनीति थी। जैसे कि हर आपने देखा होगा कि हर घर में एक नारद मुनि होते हैं। वो खबर सबसे पहले पहुंचाते हैं। कोई ना कोई एक नारद मुनि ऐसा होता है जो कांटेक्ट में रहता है। खबर पहुंच गई कि यहाँ शादी होने वाली है, मौके पे आके थाने में बैठ गई, थाने की पुलिस आके रोक देती है, रिपोर्ट बनती है। भाई साहब से कहते हैं कि आप एक आरटीआई फाइल कर दो, ये रिपोर्ट मांग लो, तब तक आप जाओ, ड्यूटी व्यूटी करो जाके आराम से। लौट के आते हैं, उनको बुलाते हैं। जिस लड़की के साथ में उनकी शादी होने वाली थी, उसके साथ में उसकी शादी कराई जाती है। वो आराम से घर में रह रहे हैं, वो माता जी के पास रह रही हैं वो। भाई साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसी तरीके से पहली पत्नी को पता चल जाता है। वो क्या करती है कि उनके डिपार्टमेंट में एक शिकायत कर देती है कि साहब इन्होंने दूसरी शादी कर दी। जैसे ही वो शिकायत करती है तो उनके खिलाफ में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो जाती है। जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब सेटअप हो जाती है तो एक जो पुलिस रिपोर्ट जो थी, जिसमें कहा गया था कि शादी रोक दी गई थी मौके पे, वही पुलिस रिपोर्ट सामने रखी जाती है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है ना, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाती है, कोई एक्शन नहीं होता। खूब घूमती फिर रही है, खूब परेशान है, सारी चीजें एटलीस्ट थक हार के उसको अपने केस वापस लेने पड़े। और आराम से वो नौकरी कर रहे हैं। उनकी जो दूसरी वाइफ है वो रह रही है आराम से, अपनी सास के साथ में, जो बुजुर्ग थी उनकी देखभाल कर रही है, और अच्छे से उनका जीवन कट रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि शादी दूसरी कर लेंगे तो 494 आईपीसी का मुकदमा बन जाएगा, 495 का आईपीसी का मुकदमा बन जाएगा। एक मामला ऐसे ही मेरे पास में आया कि जिसमें कि पुलिस ने डायरेक्ट 494 और 495 आईपीसी के तहत में मुकदमा पंजीकृत किया था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 के तहत में पनिशमेंट फॉर बिगेमी का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल होगा। और फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि 494 और 495 को परिभाषित करते हुए वो फैमिली कोर्ट जो है, या तो संबंधित सीजीएम को मुकदमा चलाने के लिए आदेशित करे, या स्वयं भी क्रिमिनल मुकदमा
चलाने के लिए संतुष्टि करती है। वैसे आमतौर पर प्रोसीजर ये है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 के तहत में अगर कोई बात अगर दाखिल किया जाता है देह विवाह के लिए, पनिशमेंट फॉर बिगेमी के लिए, तो उसमें स्वयं ही परिभाषित किया गया कि 494 495 आईपीसी के तहत में फैमिली कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि क्रिमिनल कोर्ट को वो कंप्लेंट ट्रांसफर करे और मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इसके लिए जस्टिफाई होना बहुत जरूरी है कि दूसरी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोग जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुकदमे हैं साइड में चलने दो, इनका कोई अंत नहीं है। जितना परेशान आप हो रहे हैं उतना ही परेशान सामने वाली भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी परेशान नहीं हो रही है, वो आपको खुद देख देख के परेशान है। तो थोड़ा सा संवेदनशील बनना है। और आप लोग हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे दिया हुआ है। आप लोगों की मदद से ही हम आज अपना गृहस्थ जीवन चला पा रहे हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहे हैं। वरना कोई स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि डैमेज बहुत बुरी तरीके से हुए थे। सफल हुए लेकिन डैमेज हुए, और ये करियर जो है ना आप ही लोगों ने दिया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा वीडियो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको केवल क्लिक करना है सब्सक्रिप्शन के लिए। आप सब्सक्राइब करने के लिए केवल आपका 2 सेकंड लगेगा, लेकिन आपके सहयोग से ना हमारी बहुत बड़ी मदद हो सकती है, बहुत बड़ी हमारी आर्थिक मदद हो सकती है। और मेरा सिर्फ इंटेंशन ये रहता है कि आप लोगों को सिर्फ बचाना है। मैंने आपको बताया कि डीवी के केस में सबसे पहले आपको इनिशिएट करना है कि समनिंग ऑर्डर जो हुआ है उसमें आपको देखना है कि डीपीओ रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपको सम्मन गलत कर दिया, डीपीओ रिपोर्ट बाद में आई। क्योंकि आदेश जब भी होता है घरेलू हिंसा में लिखा जाता है कि डीपीओ रिपोर्ट का परिशीलन किया गया और डीपीओ ने इन धाराओं के अंतर्गत संतुष्टि की है, लिहाजा घरेलू हिंसा प्रमाणित की जाती है। इस तरीके की चीजें आती हैं। बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं जो लूज फॉल होते हैं, कहीं कहीं अपनी भी गलतियां होती हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। जब तक आप कानूनी तरीके से चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप कहीं फायदा नहीं ले सकते। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो, आपको ऐसी समस्या आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई चीज, या आपको दिक्कत आ रही है, आपको अगर गुमराह किया जा रहा है, आपको गलत जानकारी दी जा रही है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा वकालत का सीधा साफ इंटेंशन है कि मैं पुरुषों को बचाने के लिए ही वकालत में आया हूं। और मैंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सबका दर्द समझता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हूँ कि अपना घर चलाना मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जिस दिन मेरे चैनल पर यूट्यूब से इनकम आने लगी आप लोगों के सहयोग से, उस दिन मैं वादा करता हूं मैं फ्री काम करूंगा सबके लिए। आज मैं थोड़ा सा मजबूर हूं और आप लोगों का जो सहयोग है ना वो चाहता हूं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। 2 सेकंड लगेगा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। धन्यवाद।